नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी आदिवासी पर जंग सियासी। जी हां, प्रदेश की सियासत एक बार फिर आदिवासियों पर केंद्रित हो गई है। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इस सवाल ने एक बार बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर पलटवार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासियों को हिंदू बताया। वहीं आदिवासियों को उनका हक मिले, इसके लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। कुल मिलाकर आदिवासी वोट बैंक को साधने में दोनों दल जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि धर्म और हक के नाम पर चल रही इस राजनीति में आखिर आदिवासी किसके साथ जाएंगे, और जीतू पटवारी की प्रतिज्ञा क्या आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वोट बैंक की जंग, आदिवासी किसके संग? प्रदेश की पॉलिटिक्स अब आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है। उनके हकों की दुहाई देने के साथ आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर भी घमासान छिड़ा है। दरअसल इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने की थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन अब इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। जबलपुर में शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कहा कि आदिवासी हिंदू है। शंकर शाह रघुनाथ का जिक्र कर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें लालच दिया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। अब इन दोनों बयानों को भी सुनिए। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और आज से नहीं कहता हूँ, कई सालों से कहता हूँ कि जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। अपनी मौत के आधार पर जीते जी मरकर अमर बनने वाले कोई शख्स है, वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह है। हमें इस बात का गर्व है। अंग्रेजों ने फिर कहा हम आपसे संधि कर लेंगे, आपकी जान बख्श देंगे, आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता। आदिवासी भाई बहनों के इस गौरवशाली अतीत पे हमें सदैव गर्व है। उस समय भी ताकतें हमको इस लड़ाना चाहती थी, हमारे बीच फूट फजीयत करना चाहती। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इधर आदिवासियों का धर्म क्या है, इसको लेकर प्रदेश में नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो दूसरी तरफ आदिवासियों पर सियासी डोरे डालने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी जुटे हैं। जीतू पटवारी ने प्रतिज्ञा ली है कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो आदिवासी को उनका हक दिलाया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की। मैं शपथ लेता हूं वीरांगना महारानी अवंतिकाबाई की। जितनी आदिवासियों की जमीन पिछले बीजेपी की सरकार में 10 साल में छीनी है, वो जमीन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी उस समय सारे आदिवासी भाइयों को उनसे वापस जमीन छीनूंगा और आपको वापस जमीन दिलवाऊंगा, ये वचन लेता हूं। ये जग जाहिर है कि आदिवासियों के जननायकों को बीजेपी ही सबसे पहले सबके सामने लाई और उन्हें सम्मान भी दिया। फिर चाहे बात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करना हो या फिर आदिवासी जननायक टांटिया मामा का बलिदान दिवस मनाने की, बीजेपी ने आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की पूरी कोशिश की। तो अब कांग्रेस भी इस वर्ग को साधना चाहती है। इसकी वजह ये भी है कि एमपी की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक है। हालांकि आदिवासियों को धर्म और उनके हकों को दिलाने का वादा कर कौन कितना इस वर्ग को साधने में कामयाब हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका अनादि टीवी में। और आपने मुख्यमंत्री को भी सुना है, जीतू पटवारी को भी सुना है, उमंग सिंगार को भी।
तो जब हम देखते हैं खान पान पर रोक की बात आती है, कई बार जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण है कि जब कांवड़िए निकलते हैं तो कहा जाता है कि मांस की दुकानें बंद कर दी जाएं, तो कांग्रेस बड़ा हल्ला मचाती है कि भैया रहना खाना पहनना आदमी की पसंद का होना चाहिए। ऐसे जो धर्म है वो धर्म आस्था का, निजी आस्था का विषय है कि कौन किस धर्म को अपनाता है, किसकी वो आराधना करता है, कौन उसका आराध्य देव हो सकता है। फिर कांग्रेस एक तरफ कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये इसको इंटरफेयर नहीं माना जाए। देखिए मनोज जी, तो आदिवासी की जब बात आती है तो दोनों पार्टियां अपने आप में प्रयास ये करने लगती हैं कि जो एक आदिवासियों को बड़ा वोट बैंक है वो तो हमारी तरफ हो जाए। लेकिन आज तक आप देखिए तो आदिवासियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था, योजनाएं बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या धरातल तक उनको पहुंच पा रहा, क्या उनकी जो भरण पोषण या उनकी जो प्रोग्रेस है वो हो पा रही, नहीं हो पा रही। ना तो उनका बहुत अच्छा एजुकेशन है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, डिडोरी, सीधी, मंडला, बालाघाट, तो अभी भी उनका जो रहन सहन है वो बहुत जिस स्तर पे होना चाहिए, जिस तरह से सरकारें बार लगा 25 से कर रही, 50 साल से काम कर रही कि हम आदिवासियों को लेकर काम कर रहे हैं, आदिवासियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी अभी भी वही है। आप देखिए तो आदिवासियों को जो नियम है वो ना तो अपनी जमीन बेच सकते किसी दूसरे व्यक्ति को आदिवासी के अलावा, बिल्कुल, ना तो अपने पेड़ भी बेच सकते कभी भी, अगर उनको उनके आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही तिवारी जी। तो ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि अब जीतू पटवारी की बात करें, वो कह रहे हैं हम सरकार बनी तो आदिवासियों को हक दिलाएंगे। तो सवाल ये कि आज़ादी के 75 साल में से 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने शासन किया और वो दावे करती रही कि तमाम सारे आदिवासियों को, सारे गैर आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको उन्होंने उनका हक दिया है। तो जब सब कुछ हो चुका है तो अब क्या बचा है जो जीतू पटवारी देने की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो फिर किस पर उंगलियां उठा रहे हैं? देखिए, गाय बगाए वो एक तरह से अपनी सरकार जो रही है, पिछली सरकार, उन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह रही है कि आदिवासी बीजेपी के पाले में चला गया। आप पे भरोसा था ना, आपका वोट बैंक था। वोट बैंक जब आप भरोसा टूटता है तो ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी जो उन्होंने नहीं कर पाए, या वो जितना उनको जो मिलना चाहिए था हक, उतना हक नहीं दे पाए, या उनके हक पर डांका डाला गया होगा। उनके हक की बात की गई, सिर्फ कागजों में उनको योजनाओं की बात की गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। या तो वो नेता उनका हक डकार गए, या उन्हें वो सब जो वादे करते रहे होंगे वो वादे पूरे नहीं कर रहे। तभी तो ऐसा हुआ है कि आदिवासी उनके से खिसक कर बीजेपी के पाले में आ गया। एक बार फिर आपने उनको थोड़ा बहुत आश्वासन दिया, एक बार उन्होंने थोड़ा सा भरोसा जताने की कोशिश की तो सब आप सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन फिर इसके कुछ महीने बाद ही आपसे विश्वास उठ गया, क्योंकि आपको वो यूज करके देख चुका। आपके शासनकाल में उस सर्वाधिक आपका शासनकाल रहा, तो आपने नहीं किया। आदिवासियों को अब बांटने की राजनीति हो रही, आदिवासियों का हित की बात नहीं हो रही। आदिवासियों हिंदू में हैं या गैर हिंदू हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सियासतदारों को। वो सिर्फ बांट कर ये जताना चाह रहे हैं कि उनके पाले में जाए। यदि उमंग सिंगार कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, तो कुछ आदिवासियों में वो दो धड़े में बांटना चाहते हैं। जो हिंदुओं को हिंदू मानते हैं, जो कि आदिवासी हिंदू हैं, उनको उस धड़े में बांटना चाहते हैं ताकि उनके पाले में कुछ तो आ ही जाए। तो ये बांटने की राजनीति है। और वो 84 सीटें जो सत्ता तक पहुंचाती हैं, तो सत्ता के लिए आदिवासी तो आरक्षित है ही, आरक्षित है। इसके बाद वो प्रभावित करते हैं। ऐसी 84-87 सीटें हैं जिनकी वजह से जिस तरफ उनका आदिवासियों का समर्थन मिलता है उसकी सीटें बढ़ जाती हैं और वो सत्ता में आ जाता है। तो ये सीटें हासिल करने के लिए अब आपने वादे आप करोगे कि हम ये करने वाले हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, क्योंकि उससे तो बहलाने वाला नहीं है, बहकने वाला नहीं है आदिवासी, क्योंकि वो आपका शासन देख चुका है कि आपने क्या किया। बिल्कुल। तो उमंग सिंगार दूसरा दाव चल रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, ताकि आदिवासियों में विभाजन हो जाए, इसलिए वो। और ये विभाजन की राजनीति आज से नहीं है। आदिवासियों का एक कालम हुआ करता था जनगणना में मनोज जी, शुरुआत में। ये कालम खत्म किसने किया? आदिवासियों को इस मझधार में किसने छोड़ा कि वो या हिंदू भरें या गैर हिंदू भरें, या वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसी एक को भरें या अन्य में जाएं? आपने उनको यदि ये मानते थे तो ये हक किसने छीना कि आदिवासी आदिवासी है तो उसको आदिवासी रहने देते। लेकिन आदिवासी आदिवासी रहेगा, इसमें फायदा नहीं है। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इसमें फायदा राजनीतिक दलों को दिखता है, इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं के नाते वो एक पाले में आ जाएंगे। बाकी हम देखें उनकी पूजा पद्धति है, तमाम चीज़ें हैं, वो हिंदुओं से मेल खाती हैं, लेकिन वो मुसलमानों से तो मेल खाती नहीं है।
वो यदि प्रकृति की पूजा करते हैं तो हिंदू में, सनातन में भी प्रकृति की पूजा की जाती है। वो देवी देवता किसको मानते हैं, वो हिंदू भी मानते हैं। तो आप देखिए कि उनकी पूजा पद्धति थी और बाकी का रहन सहन भी आप देखेंगे तो मेल खाता है हिंदुओं से, ना कि मुसलमानों से मेल खाता है। तो आप इस वजह से अब एकजुट हो गए। वो आदिवासी जो हैं हिंदू के नाते कह सकते हैं हम, या आरएसएस का, या जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था वो दूर करके, या योजनाओं की बदौलत कह सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि आदिवासी नायकों को जो सम्मान मिलना शुरू हो गया कि जगह देख भाई आदिवासियों का भी रोल रहा है आंदोलनों में, स्वतंत्रता संग्राम में, जो कि कभी किसी एक की बपौती होकर रह गए था ना। आदिवासियों को तो कोई जिक्र ही नहीं वही करता पढ़ाया गया ना हमको, कभी टंटिया मामा का, कभी साहब अरुणा शंकर साहब, किसी ने जिक्र किया। आप देखिए अब जिक्र हो रहा है ना, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ये जो सम्मान मिला है, जो योजनाओं का लाभ मिला है, जो बीजेपी जिस तरह से जता रही कि आदिवासियों के लिए क्या कर रही, चाहे द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम जो उदाहरण वो देती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अब आदिवासी उनके पाले में नहीं लौट सकता। तो जब पाले में नहीं लौट सकता तब एक ही वो है जो अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो शासन करो। तो अब फूट डालने की कोशिश कर रही है। ये कितनी कारगर होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, तो तिवारी जी समय बताएगा। लेकिन जो आपसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि जब एक आप ये मान के चल रहे हैं कि एक पक्ष के लिए सब कुछ है और जो कांग्रेस लगातार बातें करती रही है, तिवारी जी आपको आवाज मिल रही ना? चलिए फिर से मैं आऊँगा। तो लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज़ है कि आदिवासियों की हितैषी की बात कर रहे हैं, हमने देखा जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अवंती बाई तो लोधी थी जी। तो उनको जब ये नहीं पता कि आदिवासी वीरांगना को है। इसी भोपाल में रानी कमलापति इतनी बड़ा उनके नाम पर स्टेशन बनाया है, रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ है, जिसको लेकर आरिफ मसूद ने विरोध किया था और उनको ये नहीं पता कि वो वीरांगना कौन कौन है। तो मध्य प्रदेश में तो 2-3 वीरांगना ही हुई हैं आदिवासियों की। अगर उनको केवल नाम भर नहीं पता है उन वीरांगनाओं को, तो आदिवासियों का भला कैसे करेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि ये नाम आपको याद होता तब ना, जब आपको वो सम्मान पहले से देते रहे होते, आप उनका जिक्र करते रहते। रानी लक्ष्मीबाई को तो कोई नहीं भूलता, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, क्योंकि आपने उनको सम्मान दिया, आपने उनकी जो वीर गाथा है वो सुनाई है। लेकिन आदिवासी नायकों की वीर गाथा सुनाई है क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल वो सरकारें हैं जिन्होंने आदिवासी नायक रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जंगल में लड़ाई लड़ी है आज़ादी के लिए, उनको जंगल में ही छोड़ दिया आपने। उनको वो सम्मान नहीं मिला, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देने के बाद आप सिर्फ बस एक पुस्तक में लिखा गया कि हाँ ये भी सेनानी थे, लेकिन बाकी का श्रेय कौन ले गए? कुछ चुनिंदा लोग ले गए श्रेय। और जो सत्ता में कहते हैं कि आज़ादी उन्होंने दिलाई है, आज़ादी में किसी एक का योगदान नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों ने इतिहास भी उन्होंने लिखवाया हाँ, ना। लेकिन तिवारी जी तो ये जो इतिहास में लड़ाई आपने है गवा दिया जी, तो इसलिए जी इसलिए अब आपको नाम याद नहीं है। बिल्कुल। तो तिवारी जी ये लड़ाई किस रूप में देखेंगे आप? क्योंकि चुनाव में तो वक्त है, तो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही कांग्रेस अभी से, या वाकई वो उनकी कुछ चिंता है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस इतने वर्षों तक सरकार में रही और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी और पिछड़े इनकी बात करती रही, हमेशा बात करती रही, लेकिन इनका उत्थान नहीं कर पाई। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो आदिवासियों की जो स्थिति है उससे परिलक्षित होता है कि विकास आदिवासियों का नहीं हुआ, ना विकास उस क्षेत्र का हुआ। कहीं ना कहीं विकास सरकार के लोगों में बैठे लोगों का हो गया है, लेकिन उनका क्रियान्वयन तरीके से नहीं हो पाया। इसीलिए तो आप अभी देखिए कि उनकी जो रहन सहन, उनकी परिस्थिति, वो अभी भी जिन क्षेत्रों में आप जाइए, चाहे वो डिडोरी हो, सिगरौली हो, सीधी हो, कहीं भी, तो यहाँ जो महुए के पेड़ है, पत्तियों को तोड़ने का काम है, महुए का काम है, ये सारा काम आदिवासियों के माध्यम से है। क्यों उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाए? इसलिए कि उनकी जो कानून की व्यवस्था है, जो नियम बनाए गए हैं वो बड़े कठोर हैं। वो उनको कहीं ना कहीं आदिवासी बनाने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं। सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि जिससे उनका उत्थान हो ही ना, वो हमेशा के लिए आदिवासी ही रहे। तो सरकार को नियमों को शिथिल करना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टी के लिए जोड़ना है आदिवासियों को, हरिजन को, पिछड़े को, इसको, तो इसके लिए नियम की सरलता लानी पड़ेगी। आपने उनकी जमीनें हैं, वो कभी लोन लेना हो तो उनको लोन मिल जाए, उनकी जमीनें बिक जाए, अगर जरूरत पड़े तो उनको भी अधिकार हो पेड़ पौधे काटने का, वो भी भरण पोषण का, अच्छी एजुकेशन की सुविधा हो। तो कहाँ है? आप जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्र स्कूल नहीं है, जबकि केंद्र की इतनी सारी स्कूल। लेकिन सवाल ये है ना कि कांग्रेस, जो मैंने ब्रजेश जी से ही पूछा था कि जीतू पटवारी जो दावा कर रहे हैं, तो इतने लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा है,
कहने को उप मुख्यमंत्री बनाई गई जमुना देवी को, आदिवासी होने के नाते, जिनके भतीजे उमंग सिंगार हैं। लेकिन हमने देखा कंवर साहब को भी उप मुख्यमंत्री बनाया था दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। लेकिन जब इसी मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जब शिव भानु सिंह सोलंकी चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन उनका हक मार के अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अब जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि आदिवासियों को उनका हक दिलाएंगे। तो बीजेपी तो पैसा कानून लागू करने की बात कर रही है, जो दिग्विजय सिंह कहते थे कि लागू कर दिया। तो जब सब कुछ कांग्रेस ने कर दिया था तो फिर बचा क्या जिसका आदिवासियों का वो हक को दिलाने का कांग्रेस दावा कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको फिर अपनी सरकारों के साथ साथ अपने उन नेताओं से सवाल पूछना चाहिए जो मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक जिन्होंने राज किया है कि हम आदिवासियों का उत्थान करेंगे, हम आएंगे तो उनकी जो जमीनें हड़प ली गई वो जमीनें वापस कराएंगे। जीतू पटवारी यही बात कह रहे थे, लेकिन जब इनकी सरकारें थी तब कैसी स्थिति रही है। और आप ये देखें कि कितना इनका अब इनके सरकारों में कितना उत्थान हुआ है। लेकिन जोड़ना बड़ी बात, इसीलिए तो आदिवासी कटे हैं इससे, भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की सरकार में शामिल होकर उसका वो लिए। कहीं न कहीं उस तरीके से विकास आदिवासियों को नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। अब ये जीतू पटवारी बात कह रहे हैं, कितना आने वाले समय में कर पाएंगे, इनकी सरकार आएगी, पिछली सरकारों में कितना किया है ये देख ही ले। इनको कहीं भी अभी कितने सारे जब टिकट बांटे गए हैं तो आप आदिवासियों को उसमें देख लीजिए, जहाँ इनकी सरकारें हैं उनका आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कहाँ है सरकार में, ये भी आप देख ले। तो मुझे लगता है कि कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। कांग्रेस को पहले ये तय करना पड़ेगा पैमाना कि हमको आदिवासियों को अगर जोड़ना है तो उनके उत्थान की बात करनी पड़ेगी, उनको अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, उनको आगे लाना पड़ेगा। उनके जो नियम बने हुए हैं, सरकारों ने बनाए हैं पुराने नियम, उसको नए नियमों से संशोधित करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जिससे वो अपने भरण पोषण की परिस्थिति ठीक कर सके। तो जंगल से निकाल करके उनको शहर में लाना पड़ेगा। वो आप अगर उसी स्थिति में उनको छोड़ देंगे वहां, और वहां तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये विकास और 50 साल आगे बढ़ जाए। जिस तरीके से धीरे धीरे विकास हो रहा है वो उसकी गति ऐसी रहेगी। गति आगे बढ़ाने के लिए आपको क्रियान्वयन जरूरी है और उनकी बातों को समझना जरूरी है कि वो चाहते क्या है। अभी निचले स्तर पर कांग्रेस यही ही नहीं, आदिवासी की बात करती रही लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा। इनकी सरकारों में आप देख लीजिए, तेलंगाना में इनकी सरकार है और भी जहां सरकारें इनकी हैं वहां देख लिया आप कितना प्रतिनिधित्व है। झारखंड में भी ये रहे, बिहार में भी रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, इसके पहले तो कितना प्रतिनिधित्व रहा, न सरकार में रहा और न कहीं और। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में मुझे लेकिन संकट ये भी है ना कि जो आपने जिक्र किया ना, लेकिन कांग्रेस ने हमने देखा कि आदिवासियों के नाम पर ये तो भूरिया परिवार को हमने देखा लगातार, या बीजेपी की तरफ से बात कर लें तो फग्गन सिंह कुलस थे, अब जाकर हिमाद्री सिंह को कांग्रेस से ले आए हैं, या सुरक्षित सीटों पर चूंकि आपको उन्हीं को उतार सकते हैं तो इसलिए मजबूरी है। लेकिन जो आगे नेतृत्व की बात हो रही है वो तो गिने चुने लोगों को ही मिल पाया है ना। देखिए एक चीज तो मनोज जी देखिए, बीजेपी सरकार ने, हम तो ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा उत्थान यहाँ भी आदिवासियों को हुआ है, लेकिन जो नियम बनाए, जो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाओं का जो सीधे सीधे इनको लाभ मिला है आदिवासियों को, तो उसी के कारण ये बीजेपी से जुड़े हैं। और यही कारण रहा कि बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं जो SC/ST था वो उसका झुकाव रहा और इसी वजह से सरकार बनी है बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो मन में था कि हमको कांग्रेस ने जो नहीं दिया है वो हो सकता है बीजेपी, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इनसे भी मोह भंग हो जाएगा, किसी और कोई और रास्ता आदिवासी चला देगा। लेकिन अब वो थका हुआ महसूस कर रहा, आदिवासी किसी दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं थका हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए उसको ये लगता है कि हमारे जहाँ संरक्षण होगा, हमारा जहाँ शोषण नहीं होगा, हमारी हकों की जहाँ लड़ाई हो जगह होगी मिलेगी, वहां हम जाएंगे। तो ये तो अब वो तय करेंगे आने वाले भविष्य में। लेकिन क्या ब्रजेश जी ये तय करने का अधिकार नेताओं को है? भाई आप अपने पार्टी की तो बात करिए, लेकिन आप पूरे एक समूह की अगर बात कर रहे हैं तो बेहतर होता है कि जीतू पटवारी ये बताते कि भैया 18 महीने की हमारी सरकार में हमने ये मंत्री बनाए थे, इन आदिवासियों के विकास के लिए ये काम किया, ये काम अधूरा ले गए, हम उसको आगे करेंगे। क्योंकि इसी कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफ़ी करेंगे, उस कर्ज माफ़ी के हासिल में उन्होंने सरकार बना ली, बाद में सरकार चली भी गई, लेकिन आज वो उस कर्ज माफ़ी की कोई बात नहीं करते हैं। इसी कर्ज माफी में तो आदिवासी भी ठगा गया था ना मनोज जी, डिफाल्टर तो आदिवासी भी हुआ, वो तो किसान भी, आदिवासी भी किसान है, सभी तो आप देखिए कांग्रेस शासन में अब क्यों भरोसा करेगा आदिवासी? पहले के दौर में और उस दौर में बहुत अंतर है मनोज जी। तब आदिवासी जंगलों में रहता था, शहरों से कटा हुआ था,
अशिक्षित था, अब शिक्षित है, उसके हाथ में मोबाइल है, शहरों तक उसकी पहुंच है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए वो गांव से, जंगल से निकल कर बाहर जा रहा है। तो आप अब उसको मूर्ख नहीं बना सकते। पहले आपने कहा साहब एक बत्ती कनेक्शन दे देंगे या हम एक कुटिया दे देंगे, कुटीर दे देंगे, सड़कें तक नहीं थी। जल, आपको घर में नल अब पहुंच रहा है, घर में जल मिल रहा है, आपको गैस कनेक्शन मिल रहा है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है। आपके इससे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कहते थे राशन मिल रहा है, 1 रुपये डालते हैं तो 15 रुपये से पहुंचता है। तो गरीब आदिवासी के पास तो मुझे लगता है 10 पैसे ही पहुंचता होगा मनोज जी। 1 रुपये में से 15 पैसे तो वो सक्षम लोग होंगे जो निकाल लेते होंगे, बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग होंगे। आदिवासी के पास तो 10 पैसे ही पहुंचता होगा और उसको पता ही नहीं चलता होगा कि 90 पैसे कौन खा गया। तो अब जब आदिवासी को दिख रहा है कि उसके खाते में सीधे पैसे आ रहा है, उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राशन उसे मिल रहा है, सिकल सेल्स जैसी बीमारी से उसको निजात दिलाने का वो हो रहा है। और जो आपने कहा कि जीतू पटवारी गिना देते, तो जीतू पटवारी क्या गिनाते हैं कि हमने एक अवकाश घोषित कर दिया था, वो अवकाश भी इनने गौरव दिवस में बदल दिया। तो आपके पास कहने को है क्या? आप कहते हो कि पट्टे नहीं मिल रहे हैं उनको, उनकी जमीनों का हक दिलाएंगे, तो आपने दिलाया क्यों नहीं अब तक? नहीं तो हक उनका मारा किसके दौरान गए भी ना। मारा, देखिए आप सर्वाधिक प्रताड़ित और प्रभावित कब रहा है आदिवासी? आप देखिए कांग्रेस शासन में हमने देखा था, इससे पहले पड़ोसी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ गए थे वहाँ। तो आदिवासी हिंदू नहीं है, दूसरे धर्मों में जा रहा है, ये साजिश किसकी है? उससे फायदा किसको हो रहा है? बिल्कुल कांग्रेस को हो रहा है। आपको देखो आदिवासियों के जननायक, आदिवासियों के नेता को घर वापसी का अभियान चलाना पड़ा, वो भी हमने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश से जब, और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से दिलीप सिंह जूदेव। तो ये जो आदिवासियों को बांटने की जो कोशिश हो रही है वो इसलिए हो रही है। आदिवासी यदि प्रभावित होता है, प्रताड़ित होता है, आप उसको इस स्थिति में ला देते हो कि उसको धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप सक्षम बनाते। किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है? लालच देकर, सुविधाएं देकर, इलाज के नाम पर। क्या आप इलाज तक उपलब्ध नहीं करा पाए तो भाई वो इलाज करा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, तो आदिवासी भोला वाला उधर चला जाता था। अब वो खुद ही सक्षम है तो क्यों जाएगा? तब आप कह रहे हो साहब वो तो हिंदू नहीं है, गैर हिंदू है, उनका अलग है। तो ये हिंदू गैर हिंदू और जो आदिवासी कालम आपने खत्म किया है। तो जो मनोज जी ये पूरी राजनीति है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आदिवासी वोट बैंक जो खिसक गया था उनके बयानों से, उनकी बातों से, उनके लालच से, उनके पाले में आ जाए, ताकि वो सत्ता में आ जाए। सत्ता में आ जाए तो वो सत्ता के शीर्ष का सुख भोग लें, या तो वो मुख्यमंत्री बन जाए या ये मुख्यमंत्री बन जाए। तो जब आदिवासी सीटों में बढ़ोतरी होगी तो उमंग सिंगार कहेंगे कि देखिए साहब मेरे प्रयास की वजह से हुआ था, मैंने आदिवासी हूँ, मैंने जोड़ लिया, यही आदिवासी खिसक गए थे, तो उनकी लॉटरी खुल जाएगी। वो तो नारे अभी से लगाने लगे हैं लोगों को। तो ये कोशिश है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो। लेकिन अब आदिवासी को आप, आदिवासी युवाओं को, आदिवासी समाज को आप बरगला नहीं सकते हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो देश दुनिया से कटा हुआ नहीं है। पहले जो कटा हुआ था, अब वो दुनिया की खबरें जानता है, वो फैक्ट चेक कर सकता है कि आदिवासियों के लिए किसने क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप देखिए यदि आदिवासियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया होता तो द्रौपदी मुर्मू के समय क्रॉस वोटिंग कैसे हो जाती? बिल्कुल। मध्य प्रदेश के आदिवासी जो आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं वो उनके पाले में चले गए ना। 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। तो आदिवासी अब समझदार है, वो सिर्फ बातों में नहीं आने वाला, वो देखेगा, फैक्ट चेक करेगा, तब उसके समर्थन में जाएगा। बिल्कुल। तो आदिवासी तो समझदार हो गए, उम्मीद की जाना चाहिए नेता भी समझदार हो जाएंगे जो आदिवासियों को भोला भाला समझ के बरगलाने का प्रयास ना करेंगे। तो फिलहाल अटेंशन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो आदिवासियों पर जंग सियासी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आदिवासी हिंदू ना लिखकर आदिवासी भी लिखने पड़ेगा तो क्या उसका भला हो जाएगा? इसका सवाल, इसका जवाब दोनों नेताओं के पास है। क्या कि केवल उसकी जाति धर्म बदलने के बाद अगर उसका आर्थिक उत्थान हो सकता था तो इस देश में या पूरी दुनिया बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद शायद उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम सारी स्थिति बदल सकती थी। लेकिन सवाल यही है कि केवल आप कॉलम में उसका नाम बदलना चाहते हैं, उसके हालात नहीं बदलना चाहते हैं। जिस दिन आप सोच लेंगे उसके हालात बदलना है, उस दिन आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।